नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। जब आपके पास में किल्लत होती है, आपके पास में जब रुपए पैसे नहीं होते हैं, तो आप चवन्नी अठन्नियाँ इकट्ठी करके कहीं से निकाल के एक आध फटा नोट भी जोड़ जाड़ के कोशिश करते हैं कि मेरे पास में पूरी राशि हो जाए जितने की मुझे ज़रूरत है। घर पे डिलीवरी वाला आने वाला है, मैंने उसे बोल दिया है बर्गर लाने को, उसे 252 रुपये चाहिए और मेरी जेब में 200 ही रुपये हैं, तो मैं चवन्नी अठन्नी मिला के 252 करने की कोशिश करता हूं ताकि उसको पेमेंट कर सकूं। लेकिन ये होता कब है? होता तब है जब मेरे पास संसाधन ना हो। अब कहने को तो हर आदमी विजयी भाव में है, हम तो 2024 जीतेंगे ही, ये हो जाएगा, वो मास्टर स्ट्रोक फला ढिमका। लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई चवन्नियाँ अठन्नियाँ इकट्ठी कर रहा हो तो पक्का मान के चलिए कि उसके पास पैसे की किल्लत है, वरना रेजगारी घर में पड़ी रहती है, कोई उसकी परवाह नहीं करता है। अभी क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी रेजगारी इकट्ठी करने में लगी है, ऐसी ऐसी जगह सजदा कर रही है, ऐसी ऐसी जगह सलाम कर रही है जिधर वो देखना भी पसंद नहीं करती थी। जिन लोगों के नाम से मोदी शाह नाक भूं सिकोड़ा करते थे, उन लोगों को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है। साफ दिखता है कि 2024 में वो जो बर्गर पे खर्च करने वाली रकम है 252 की, वो पूरा करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं कि 2024 को लेकर बेकरार क्यों है दिल। मैं अभी आया। भाई, चैनल के साथी बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, देखिए मैं अपने जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको कुछ अतिरिक्त नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि हर दर्शक को कंटेंट के मामले में कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। हर वीडियो पे हर आदमी का हक है, जिसके पास धन है उसका भी, जिसके पास नहीं है उसका भी। और मैं इस कमिटमेंट पे चलते हुए जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहा हूँ, सिवाय इसके कि हाँ, चैनल में उनका फ़ोटो ऊपर लगा होता है, उनके पास कुछ खास तरह के स्टिकर्स होते हैं, कुछ खास तरह की चीज़ें होती हैं जो किसी के पास नहीं होती, जिससे वो पहचाने जा सकें। लेकिन कंटेंट में कोई भेदभाव नहीं। आप मेंबरशिप लेना चाहें तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। 3 प्लान हैं, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, उसे चूज़ कर सकते हैं और आप हमारे साथ ही सहभागी बन सकते हैं। बात हो रही है कि क्या हो रहा है बीजेपी को। अभी 15 दिन पहले ही, यहीं से शुरू कर देते हैं, 15 दिन पहले ही हम लोग देश में यूसीसी पर बहस सुन रहे थे। यूनिवर्सल सिविल कोड एक ऐसा लट्ठम लट्ठा था जिसमें सूत है ना जुलाहा है, लेकिन लोग भिड़े पड़े थे और सोशल मीडिया सेल से निकले हुए अब तो कई जगह चैनलों पे और ये सोशल मीडिया चैनलों में बगैर पढ़े लिखे, बगैर जाने किसी भी विषय पे अपने आप को अंतर्यामी समझकर लोग बैठ जाते हैं। मणिपुर के बारे में ना तो पढ़ा ना लिखा, भाई हमारा वीडियो देख लेते हैं और जाके वो मीडिया हाउसेस की जो बहस होती है उसमें बैठ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पता ही नहीं है वहाँ क्या है क्या नहीं है। 1947 से मैतेई जो है ना वो दर्जा मांग रहे हैं एसटी का, पता ही नहीं है कि उनको ये भी नहीं पता है कि मैतेई जो है उस दर्जे को ठुकरा चुके हैं। मैतेई की मांग पे वो दर्जा काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी पिछला वर्ग आयोग, उसमें मैतेई ने ही चुना था कि नहीं भैया मैं एसटी में नहीं जाना, हमको पिछला वर्ग में रहना। लेकिन नहीं पता है क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, बोले जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आ गया था, वो भी याद रहा, आधा याद रहा, आधा बोल देते हैं क्योंकि जिम्मेदारी नहीं बोलते समय। और ये बात मैं उनकी कह रहा हूँ जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अखबारों में भी प्रमुख पदों पर रह चुके हैं, मैं कई जगह चैनलों पर सुनता हूँ। खैर, तो हुआ ये है कि यूसीसी जो है वो गायब हो गया है। धीरे से भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को एक तरफ रख के भाग गई है। उसको पता है भैया यूसीसी पे बात करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि उसको लेकर विभिन्न मत हैं, विद्वानों में कई राय हैं और यूसीसी को लेकर हो सकता है बवाल। इसलिए यूसीसी से रहिए दूर, क्योंकि इनको लग रहा है भैया यूसीसी आ जाएगा तो बहुत सारा झंझट हो जाएगा। अपनी ही राज्य सरकारों ने बगावत कर दी है, आदिवासी अलग नारा चल रहे हैं। इनको अभी धीरे धीरे सरकार चलाते चलाते ये समझ में आ रहा है कि ये देश विभिन्नताओं का देश है, ये एक किसी धर्म का राष्ट्र बना देने वाली स्थिति इस देश की नहीं है। तो इनको लगा रही है तो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये जो तुष्टीकरण का गाना गाते थे अटल जी अडवाणी जी के ज़माने से,
अब इनको समझ में आ गया है कि वोट तो उधर से भी लेने का। क्यों? क्योंकि ये चवन्नी इकट्ठी कर रहे हैं, अठन्नी इकट्ठी कर रहे हैं, पंजी दस्सी भी इकट्ठी कर रहे हैं। पंजी दस्सी आप जानते हैं ना, 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को कहते हैं। हालत ये है कि अब आप देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी थे पहले कितने लंबे समय से, कहीं हैं बाहर, एक और वो बिहार से आते थे, वो कहाँ हैं? बाहर। और अब पूरी तरह से सफाई करने के बाद में शाहनवाज हुसैन की बात कर रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी फिर से मुसलमानों को प्यार से देखने लगी है। क्यों? क्योंकि 2024 में पैसे कम पड़ रहे हैं, 2 अन्नी अठन्नी ही मिल जाए। हालत यह है कि प्रोफेसर तारिक मंसूर को, जो पहले से MLC थे, उनको सीधे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व में शरीक कर लिया है। हालांकि वो हमेशा से बीजेपी के समर्थक रहे हैं। CA NRC के टाइम पे कुछ भी आ जाए, सोते में उनको जगा के बोलेंगे, आप सर इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया, बोलेंगे जो मोदी जी बोल रहे वही सही है। ये उनका बैकग्राउंड रहा है। वो AMU के कन्वोकेशन में बुला चुके हैं मोदी जी को, तमाम विरोध हुआ था। मोहन भागवत उनके बेटे की शादी में आए थे। इतनी सारी उनके साथ चीज़ें बंधी हुई हैं और वो अब बीजेपी की राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब ये दिखाना है कि इस देश में जो मुसलमान हैं, मुसलमानों आपस में लड़ जाओ, उसमें जो बहुमत वाले हो हमारे साथ आ जाओ। जैसे यूपी में सोशल इंजीनियरिंग हुई कि ये समाजवादी पार्टी जो है यादवों का भला करती है तो बाकी हमारे साथ आ जाओ, फ़ायदा हो गया। अब मुसलमानों के अंदर पहले सोशल इंजीनियरिंग हुई, 3 तलाक के नाम पे महिलाओं के वोट अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए, बीजेपी ने दावा भी किया कि उसको वोट मिले हैं। उसके बाद में अब पसमानदा की बात हो रही है। पसमानदा मतलब जो मुसलमान आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान जो है, हम उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। बोहरे मुसलमान, उनके लिए वो हमारे साथी हैं, उनके तो आयोजन में भी मोदी जी चले जाते हैं। तो मुसलमानों को भी कार्व आउट करके, उनके बीच में भी कुछ हिस्से करके, और ये भूल जाते हैं कि जब आप सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जब कोई सांप्रदायिक दंगे कराता है तो उसका शिकार ये पसमानदा ही सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, डायलॉगबाजी से कुछ हो जाए तो उनको भी पास में लाने की कोशिश चल रही है पूरी तरह, और इसीलिए UCC को एक तरफ रख दिया गया है। अब आप सोचिए, तमिलनाडु में यानी घर का वो कोना जहाँ कभी पैसे रखे ही नहीं जाते, मंदिर के नीचे वाला कोना, वहाँ पे भी घुस घुस के अमित शाह ढूंढ रहे हैं कोई चवन्नी दुवन्नी मिल जाए। तमिलनाडु में एक मेरी भूमि मेरे लोग करके 6 महीने लंबी, उसका नाम है एन मक्कल, और एन मक्कल का मतलब है मेरी भूमि मेरे लोग। अमित शाह कर रहे 6 महीने की यात्रा तमिलनाडु में। इससे पहले भी वो तमिलनाडु गए थे और वहाँ पर तमिलनाडु में दक्षिण को लेकर तमाम सारी बातें करके लाए थे। सेंगोल को लेकर आए जानबूझ के। तमिलनाडु के ब्राह्मणों के सामने मोदी जी एकदम सभी प्रकार का जेस्चर दिखा चुके हैं नई बिल्डिंग के उद्घाटन में, और वहाँ के एक मंत्री जी को भी प्रेशर में लेने के लिए ED का साक्षात्कार करा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के तमिलनाडु से भी कुछ रोजगारी मिल जाए। मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यहाँ पर स्थितियाँ क्या हो रही हैं, हम पूरा इसमें विश्लेषण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि ये 1170 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहे हैं उससे कुछ सीटें आ जाए, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से ये जो ऑपरेशन कमल चलाने की तैयारी कर्नाटक में शुरू कर दी गई है। कुछ विधायक जो जितने भी जिस बात के लिए तैयार हो सकते थे वो शुरू हो गए हैं, और उन्होंने लिखित में चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी है पार्टी नेतृत्व को कि हमको जो है वो हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मंत्री जी हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। जाहिर बात है, असंतोष को जस्टिफाई करने के कुछ मौके अब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, राहुल गांधी सब उनसे बात कर रहे हैं। यानी टूट जाए अगर कर्नाटक की सरकार तो मज़ा आ जाए। तो सिलसिला शुरू हो गया है। सिंगापुर में भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी ये बहुत इतनी मजबूत स्थिति नहीं है कि इस पर कोई चर्चा करे। बहरहाल अब हालत ये है कि तमिलनाडु में घुसना उनके लिए मुश्किल है। वहाँ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बीजेपी के लिए मुश्किल है। अब ये भी देखना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में से केवल पुदुचेरी है जिसमें बीजेपी की सरकार थी। वो पूरा हालात मिला के
अब भारतीय जनता पार्टी है बुरी हालत में। अब आते हैं इनके राज्यों में। इनके राज्यों में हालत यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां पे अब सबसे ज़्यादा आस है, क्योंकि यूपी ने अगर झोला भर भर के सीटें नहीं दी, 70-75 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में बुरे हालत में होगी। तो अब क्या हो रहा है कि यूपी में ऐसे ऐसे लोगों को फिर से सिर पे बिठाया जा रहा है जिनके साथ में पहले अन्याय हुआ था। गोरखपुर में जो भी सिर उठाता है उसको योगी जी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। ऐसा देखने में हालात लगता है। योगी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, उसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। तो गोरखपुर में आप देखिए, ये जो अंसारी जितने भी लोग थे, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये सब लोग कट साइज हो गए, क्योंकि पूरा सरकारी सिस्टम, वो मैंने बताया था ना कि वर्दी पुरानी फिल्मों में होता था, हिम्मत है तो वर्दी उतार के आ जाओ। अब सरकार की ताकत है, मेरी आपकी दी हुई ताकत है, बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे संसाधन है, सरकार की शक्ति है, पुलिस है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको आप जैसे चैनलाइज, अगर शक्ति आप सरकार में है तो उसका इस्तेमाल अपने हित में भी कर लेते हैं, जो आइडियली नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश में पूरा सिस्टम जैसा बना गई है कांग्रेस, उसमें ऊपर वाले का इतनी ताकत होती है कि ब्यूरोक्रेसी भी ये नहीं कह सकती कि भैया ये कानून के हिसाब से गलत है, हम नहीं करेंगे। खैर, तो वहाँ पे एक और प्रतिद्वंदी हैं जिनको आप प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, और वो हैं राधा मोहन अग्रवाल। राधा मोहन अग्रवाल उस सीट से आते हैं जो गोरखपुर शहर सीट है, और गोरखपुर शहर सीट पे राधा मोहन अग्रवाल का इतना जन समर्थन है कि जब खड़े हो जाएंगे तो तब चुनाव जीत जाएंगे। इससे पहले भी राधा मोहन कई तरह से चुनौती दे चुके हैं। एक बार उन्होंने सीधे सीधे एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई, लड़के दबंग जाति के थे, तो राधा मोहन ने कहा कि भैया आप तो चरणों में ही रहना पड़ेगा हम बनियों को, क्योंकि ठाकुरों की सरकार है। इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, पब्लिक में बोल दिया था उन्होंने, वो वीडियो भी वायरल हो गया था, उसमें बड़ा विवाद हुआ था। बाद में जाके जो है वो फिर योगी जी ने उनको कहा कि आप ये नहीं कह सकते, कारण बताओ नोटिस, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मतलब वो गोरखपुर में रह के भी, बीजेपी में रह के भी सीधे सीधे बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले चुनाव ही बीजेपी से नहीं लड़े थे। 2002 में शायद वो आए थे राजनीति में, और उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था हिंदू महासभा से, पहला चुनाव जीता, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभी हुआ क्या कि जब इस बार विधानसभा चुनाव हुआ तो उनको तगड़ी चोट की गई। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उस सीट से फॉर्म भर दिया जिससे राधा मोहन अग्रवाल लड़ा करते थे, यानी उनको एक तरह से खड्डे लाइन लगा दिया गया। एक विनोद सोनकर साहब हैं, वो योगी जी के बहुत नज़दीक है, और हालत यह है कि जो योगी जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, वो समय निकाल के सोनकर साहब के पिताजी के अंतिम संस्कार में इलाहाबाद पहुंचे थे। ये उनकी नज़दीकी है। इस बार जो केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो केंद्र समझ गया है कि हर रूठे को साथ रखना है, तो राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बना के लाए हैं, और योगी जी के उस खासम खास आदमी को, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी पार्टी के साथ जुड़े रहें, सिर्फ ठाकुरवादी पार्टी ना बन जाए, क्योंकि ये इमेज बन रही है। बुलडोजर चलना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें जो है वो ये लगता है कि दूसरी जातियां जो हैं उन पे ज़्यादा हो रहा है। खैर, क्या सच्चाई है ये असेसमेंट होते हैं, लोग बोलते हैं, कभी गलत होता है कभी सही होता है, लेकिन जो दिखता है उस हिसाब से अब उनको साइडलाइन कर दिया गया, इनको मतलब हटा दिया गया है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे, और उसके बाद में राज्यसभा में भी उनको बुला लिया गया था राधा मोहन को, और राज्यसभा में भी जाकर वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए वगैरह वगैरह, और अच्छे काबिल नेता हैं, खुलकर बोलते हैं। तो राधा मोहन अग्रवाल का ये केस आपने देख लिया। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कूद कूद कर खूब प्रचार कर रहे हैं, खूब घोषणा कर रहे हैं, ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, जो चाहिए ले लो, बस वोट दे दो। और रोज खड़े हो जाते हैं माइक लेके, कभी नौकरियां इतनी दे दूंगा, फलां इतनी दे दूंगा। उनके पूर्व वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश में, एक दमोह से आते थे, मुझे उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा, आ जाएगा थोड़ी देर में। वो कह रहे हैं कि भैया जो घोषणाएं की जा रही हैं प्रदेश में, वो घोषणाएं संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की प्रदेश की एक ड्राइंग पावर होती है, वो कर्ज भी
जो जीडीपी स्टेट की जो जीडीपी है, उस स्टेट की जीडीपी के 1% से ज़्यादा, एक तय निर्धारित प्रतिशत है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इसलिए इतना लिया नहीं जा सकता। वो बात कर रहे हैं वित्त मंत्री जो हैं, जैन नेता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है सकता उनका, मलैया, जयंत मलैया, उनकी पत्नी है सुधा मलैया। तो जयंत मलैया जो है वो कह तो ये कांग्रेस को रहे हैं, लेकिन लागू तो शिवराज सिंह पे भी हो रहा है। तो बहरहाल शिवराज सिंह चौहान पूरी पार्टी में इस तरह जुटे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने उनको वादा नहीं किया है कि वो ही मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो प्रत्याशी है घोषित नहीं किया गया। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इतिहास बताता है कि गुजरात के अलावा कहीं पर भी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी की नैया पार नहीं हुई है। लेकिन लड़ेंगे, और इसलिए लड़ेंगे कि वो नहीं चाहते कि अब शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग, उनका कद बड़ा हो जाए, बार बार चुनाव लड़ेंगे, बार बार जीत जाएंगे तो भाई दावेदारी करेंगे ना। भाई दावेदारी में हमारे आसपास भी तो लोग हैं, हम उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री के लिए, उनको आगे बढ़ाएंगे कि आपकी चुनौती हम स्वीकार कर लेंगे। यही तो योगी जी के साथ हो रहा है। इसलिए तो राधा मोहन जी को भी बुला लाए। एक तीर से दो निशाने, राधा मोहन जी को संतुष्ट कर लिया ताकि थोड़ा बनिया बनियों के वोट भी मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ से योगी जी जो हैं उनको भी अब किसी तरह से मनाया जा रहा है कि भैया, और दूसरे योगी जी को थोड़ा काट दिया। इसलिए राधा मोहन को लाने का मतलब ये है कि योगी जी को सीधे मुंह पे चुनौती देना कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, साइज में रहे, राजस्थान चलिए आप। अगर आपका मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, उसके बावजूद राजस्थान में भी यही हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया है। उनसे पुराना पंगा है, वो खुल के बोल देती हैं। पिछले बार भी यही हुआ था कि उनके लोगों को टिकट नहीं दिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसने पार्टी के लिए काम किया उसको टिकट क्यों नहीं दोगे, बोले विनेबिलिटी नहीं है, तो इन्होंने 8-10 लोगों से और सलाह ले ली वगैरह वगैरह। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर बीजेपी वोट पाले। और इसका दूसरा पहलू यह है कि जो चेहरे ये आगे रख रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, और जो सबसे बड़ा चेहरा चल रहा है वो भ्रष्टाचार के आरोप उसके ऊपर बड़े बड़े लगे हुए। तो भैया गहलोत के खिलाफ आप जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हो वो कैसे उठाओगे। तो वसुंधरा राजे को ये कह रहे हैं कि चलो भैया आपको राष्ट्रीय नेता बना दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, अब चलो आप प्रचार करो। तो वसुंधरा राजे कह रही हैं कि भैया मैं क्यों प्रचार करूं, या तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाओगे, वरना मैं क्यों प्रचार करूं। आप समझ रहे हैं रोजगारी क्यों ढूंढनी पड़ रही है कि जो घर के रुपए हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, नोटबंदी हो गई समझ लो आप। अब वसुंधरा राजे को ये आश्वासन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले भी एक बार किसी समय में अमित शाह, जब वसुंधरा राजे ने जरा बगावत की, 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और वसुंधरा राजे से कह चुके हैं कि देखिए पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, अब नए लोगों को आगे आने दीजिए। लेकिन नया कोई है ही नहीं राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे को आप पैम्पर कर रहे हैं, चवन्नी अठन्नी इकट्ठी कर रहे हैं कि वसुंधरा जी मान जाइए। चेहरा घोषित नहीं करेंगे आपको मुख्यमंत्री का, प्रचार करिए। तो भैया एक बात बताइए, क्यों मेहनत करें, क्यों भाग दौड़ करें, क्यों श्रम शक्ति जाया करें, क्यों पैसे भी खर्च करें, क्यों अपने समर्थकों को झोंकें, उनके संसाधन लगाएं, जबकि हमको नहीं बनना और हम उनको कुछ नहीं दे पाएंगे। जब हम ही कुछ नहीं होंगे तो उनको क्या देंगे, तो उनको वैसे ही दौड़ा रहे। इसको लेकर एक जबरदस्त कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वसुंधरा राजे सिर्फ यही नहीं कह रही हैं कि अगर आप नहीं बनाओगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो ये भी अंदर खाते से बार बार संकेत दे रही हैं अलग अलग जगहों पे कि अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं 15 अगस्त तक इंतजार कर रही हूं। 15 अगस्त तक अगर आपने घोषणा नहीं की, कोई ठोस जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं चुनाव अभियान समिति की अध्यक्ष बन जाओ, उन्होंने कहा हम नहीं बनते। भाई हम चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बन के करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, हम प्रचार करते घूमेंगे, मुख्यमंत्री आप किसी और को बनाएंगे। तो भयंकर नाराज है। तो अब राजस्थान में भी चीज़ें खिसक रही हैं, और जैसे जैसे देरी करते जाएंगे वैसे वैसे वसुंधरा के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। और विधायकों के वो वहाँ पे वाला मामला नहीं है सचिन पायलट वाला, वसुंधरा के साथ पर्सनल लॉयल्टी वाले बड़े सारे विधायक हैं जो उनके कहने पे कुएं में भी कूदने को तैयार हैं। तो 15 अगस्त तक अगर इन्होंने उनको नहीं बनाया
तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है राजस्थान में बीजेपी के अंदर से एक और बीजेपी बन जाए। ये सिंधिया परिवार है, अपने हितों के आगे किसी चीज़ को नहीं देखता है, इतिहास गवाह है। तो ऐसी हालत में राजस्थान में भी कैसे उलझ गई है। तो अभी कर क्या रहे हैं, मंच पे बिठा के वसुंधरा जी करके उनको पैम्पर किया जा रहा है। बच्ची थोड़ी है, तो झंझट वहाँ पर वो भी हो गया है। तो आपका मध्य प्रदेश फंसने वाली स्थिति, मतलब मध्य प्रदेश में तो पहले ही फंसने वाली स्थिति है। शिवराज सिंह जितना भाग दौड़ कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उसी से पता लग रहा है कि कितनी बुरी डेस्परेशन की हालत में पार्टी है। दूसरा, राजस्थान में अभी तक कोई चुनौती गहलोत को नहीं दिख रही थी। और वसुंधरा, अगर कोई कैंडिडेट, अभी हाल में वो सी वोटर का एक सर्वे जो आया था एबीपी न्यूज़ वाला, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर गहलोत के बाद में कोई कैंडिडेट था तो वसुंधरा थी। अगर आप उनको कैंडिडेट नहीं बनाओगे, अच्छा आप देर से कैंडिडेट बनाओगे तो भी राजस्थान में जाओगे। तो क्या हो रहा है भैया, आप हर जगह हाथ जोड़ रहे हो, हमारे साउथ वालों तुम ही थोड़े 2 सीटें दे दो, ये हो रहा है। पसमानदा मुसलमानों हमारे साथ आ जाओ, कुछ सीटों पे आप वोट डाल दोगे तो हम सीट निकाल ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह अभी आएंगे फॉर्म में, क्योंकि जैसे ही शिवराज सिंह को धीरे धीरे लगेगा कि यार वो तो सब मुख्यमंत्री की दौड़ में ही नहीं है। अभी आज गए थे वो वहाँ पे इंदौर में, अमित शाह भोपाल भी जाने वाले थे, दौरा कैंसिल कर दिया था। वहाँ पे जो बड़ी सी माला डली थी उसके अंदर अमित शाह के साथ खाली शिवराज सिंह नहीं थे, कई और भी नेता थे। उन सब नेताओं के भी अपने अपने सपने हैं, और ये सारी चीज़ें मिला के बता रही हैं कि बीजेपी को रोजगारी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए वो हर जगह हर मसले पर कहीं ना कहीं समझौते कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोग उसके साथ आ जाएं। लेकिन अभी तक के हालात में लगता नहीं है कि इस बार 2024 में पार्टी उतनी फॉर्म में आने वाली है, क्योंकि दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत पावर में है। राहुल गांधी की भी एक यात्रा हुई है, अभी घुटना ठीक करा के आ गए हैं वो। उसके बाद वो जो नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू होगी, जब अभी तो पूरब से पश्चिम वाली नहीं हुई ना, अभी तो दक्षिण से उत्तर वाली हुई है। जब पूरब से पश्चिम वाली यात्रा और होगी, अभी तो इस देश में बहुत कुछ घटना है। और अब वो समय आ गया जब ईडी भी काम नहीं करेगी। चुनाव नज़दीक आता है तो ईडी काम नहीं करती, एक बात याद रखिए, क्योंकि आपके लिए स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला जो है वो बेईमान था, इसलिए हमने उस पर वो किया। लेकिन जो भी है, इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर वाला रहने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी खबर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना मुश्किल हो रहा है। नहीं तो आप मुझसे अगर 3 महीने पहले पूछते तो मुझसे लोग चैट में पूछते थे, कहते मोदी जी को हराना तो नामुमकिन है। अब सीन बदल गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।